गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है आर्य समाज के नियम। इसमें आर्य समाज के 7वें से 10वें नियम तक की व्याख्या है। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ के लर्निंग आउटकम से परिचित करवाती हूँ। इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स हैं कि विद्यार्थी पाठ को पढ़कर आर्य समाज के 7वें नियम से लेकर 10वें नियम तक को क्रम अनुसार लिख पाएंगे। बच्चों, इस पाठ में आर्य समाज के 7वें नियम से लेकर 10वें नियम तक की व्याख्या की गई है और जब आप ये पाठ पढ़ लोगे आप 7वें नियम से लेकर 10वें नियम तक को क्रम अनुसार लिख पाओगे। विद्यार्थी आर्य समाज के 7वें से 10वें नियम की व्याख्या स्पष्ट कर लिख पाएंगे और विद्यार्थी ये पाठ पढ़ने के बाद उनको 7वें नियम से लेकर 7वां, 8वां, 9वां और 10वें नियम की व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी और फिर वो उन नियमों की व्याख्या भी लिख पाएंगे। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है 7वां नियम। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अर्थात इस नियम के अनुसार हमारा व्यवहार समाज के अन्य लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा हो उसके साथ भी हम वही प्रीति निभाएं जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हैं। यह धर्म के विरुद्ध है। इसका मतलब ये है कि सबके साथ प्रेम से बोलो, प्रेम से बात करो, लेकिन अगर कोई आपके साथ आपके प्रेम का जवाब शत्रुता में, लड़ाई झगड़े में, गाली गलौज में दे तो उसके साथ भी आप वैसा व्यवहार नहीं करोगे जैसा कि आप मित्र के साथ कर रहे हो। फिर हमें उसके साथ कुछ इस तरह से बात करनी पड़ेगी, ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि आप उसको गालियां भी आपने नहीं देनी, उसके लिए गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना, उसके साथ कठोर कटुता से पेश नहीं आना, लेकिन कुछ इस तरह का आपका आचरण हो, इस तरह का आपका व्यवहार हो कि आप भी गलत ना बोलो, आप भी उसके लिए अच्छा बोलो और उसके व्यवहार में भी कुछ सुधार आ जाए। इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। हमें शत्रु को रास्ते पर लाने के लिए कुछ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमें भी हानि ना हो और उसके आचरण में भी सुधार हो जाए, सुधार आ सके, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। लेकिन इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारे व्यवहार में कटुता नहीं आनी चाहिए कि हमें गलत बात नहीं बोलनी, हमें कठोरता से पेश नहीं आना, हमारी वाणी में कोई गलत बात ना हो। अगर वो गालियों का प्रयोग कर रहा है, हमें गालियों का प्रयोग नहीं करना। उसे समझाओ, प्यार से समझाओ या कुछ थोड़ा इस ढंग से समझाओ कि आपका भी बुरा ना हो और उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाए, अच्छा परिवर्तन आ जाए, उसका व्यवहार बदल जाए। हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए। हमारा व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा किस प्रकार का व्यक्ति है और हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कि मित्र है तो मित्र के जैसा व्यवहार करो, अगर शत्रु है तो उसको पहले प्यार से समझाओ कि भाई तुझे इस तरह से गलत बात नहीं बोलनी, ऐसी गालियां नहीं निकालनी, और इस तरह से पेश आओ कि वह हमारी बात सुन ले और उसके व्यवहार में भी कोई परिवर्तन आ जाए। अब है 8वां नियम। 8वां नियम है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है। यदि हमें किसी वस्तु का सही ज्ञान ना हो तो यह अविद्या अर्थात अज्ञान है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। कि किसी बात का सही सही ज्ञान होना विद्या कहलाता है और सही सही ज्ञान ना होना अविद्या कहलाता है। अगर हम बिना सोचे समझे अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं तो पढ़े लिखे होने के बाद भी हम अज्ञानी हैं। हमारा अज्ञानता का जो अंधेरा है वो अभी दूर नहीं हुआ है।
आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया है। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। कि अगर अंधविश्वासों पर हम विश्वास नहीं करेंगे, उनको दूर करेंगे, अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाएंगे, तभी विद्या की वृद्धि होगी, तभी ज्ञान फैलेगा। हम साइंस के युग में रहते हैं। यह स्वतंत्रता और जनतंत्र का युग भी है। दोनों के लिए शिक्षा और विद्या आवश्यक है। अज्ञान और अविद्या अभिशाप है, इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हमें 8वां अध्याय ये समझाता है कि ज्यादा से ज्यादा विद्या को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा अज्ञानता के अंधेरे को दूर करो, ताकि लोग अंधविश्वासों से दूर हो सके। लोगों के बीच अंधविश्वास जो फैला है, अज्ञानता जो फैली हुई है, वो सब दूर हो। 9वां नियम में ये बताया गया है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी ही उन्नति में संतोष ना करें। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके पास आसपास रहने वालों या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की भी समान रूप से उन्नति हो। कि केवल अपनी ही उन्नति में खुश ना हो कि मैं ही आगे बढ़ता जाऊं, मैं ही उन्नति करूं, मेरे ही काम सब ठीक होते जाएं, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जो साथ कार्य करने वाले लोग हैं, हमारे साथ साथ वो भी उन्नति करें। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा, कि हमारे काम करने से हमें फायदा हो रहा है, किसी दूसरे को उसका नुकसान तो नहीं होगा। उन्नति का अर्थ है शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति। कि सभी उन्नति, खाली एक ही चीज में उन्नति ना हो, बल्कि शारीरिक उन्नति भी हो, आर्थिक, हमारा पैसे के रूप में भी हम आगे बढ़े, सामाजिक, समाज के लोगों के साथ भी हम मिलजुल कर रह सके, हमारा प्रेम हो सब में, धार्मिक, हमारी धर्म के प्रति भी आस्था हो, हमारी आत्मिक उन्नति भी हो, आत्मा भी हमारी प्रसन्न रहे, हम ऐसे अच्छे काम करें कि हमारी मन, आत्मा सब खुश रहे। हमारा प्रत्येक कार्य हमारी उन्नति, समाज, देश, मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में सच्चा सुख होगा। अगर हम ये सब उन्नति का ध्यान रखेंगे, अगर हम ये सारा और अपने साथ साथ समाज और देश और मानव मात्र की उन्नति की ओर भी ध्यान देंगे, तभी संसार में सच्चा सुख होगा, तभी सारा संसार सुखी रहेगा। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। कि अगर समाज के जो हित की बात होती है तो हम एक नियम में बंधे हुए हैं, हमें उन नियमों में बंध कर ही काम करना पड़ेगा जिससे कि समाज का भला हो। लेकिन जब प्रत्येक हितकारी नियम, जिससे हमारा हित हो रहा है, जिससे समाज का हित हो रहा है, वह काम करने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए और किस अवस्था में तथा क्षेत्र में उसे अपना काम करते हुए अपनी इच्छा को एक और रखकर समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। कि कहाँ हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, कहाँ हमें सामाजिक और राष्ट्रीय नियमों में बंधकर काम करना पड़ेगा, अकेली हमारी मर्जी नहीं चलेगी। व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने हैं। जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में नियम में बंध कर खेलना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं खेल सकता, और विद्यार्थी विद्यालय में अपनी मर्जी नहीं कर सकता, उसे कुछ जो स्कूल के नियम है, रूल्स और रेगुलेशंस है, उनको पालना करनी पड़ेगी उसे। और इसी तरह सिपाही को भी युद्ध के मैदान में वो रूल्स, नियमों में बंधा है, उसी नियम के अनुसार ही वो युद्ध करेगा।
तो कुछ विशेष नियमों का उनके लिए पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे किसी औषधालय, विद्यालय या अनाथालय जैसी संस्था को तो दान करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। किसी के पास बहुत पैसा है, वो दान करना चाहता है, तो वो ऐसी संस्था को दान करने के लिए स्वतंत्र है जिससे समाज का, देश का, लोगों का हित हो। लेकिन अगर उसके पास बहुत पैसा है, वो ये नहीं कह सकता पैसा मेरा है, मैं किसी को भी दान दूं, चाहे वो देशद्रोही क्यों ना हो। तो देशद्रोहियों को दान करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। वहां हमें समाज अथवा राष्ट्र के नियमों के अनुकूल ही कार्य करना पड़ेगा। वहां हमारी मर्जी नहीं चलेगी। जो राष्ट्र हित के कार्य हैं, देश हित के कार्य हैं, लोक हित के कार्य हैं, वो हम कर सकते हैं। उसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हम कहें कि पैसा हमारा है, हम कहीं भी लगाएं, ऐसा हम नहीं कर सकते। बच्चों, मैंने अभी आपको पाठ समझाया। पाठ शुरू करने से पहले मैंने लर्निंग आउटकम्स की बात की थी कि पाठ पढ़ने के बाद आपको क्या क्या आ जाएगा। मैं एक बार फिर लर्निंग आउटकम्स पर आती हूँ। विद्यार्थी पाठ पढ़कर आर्य समाज के 7वें नियम से लेकर 10वें नियम तक को क्रम अनुसार लिख पाएंगे। आपको 7, 8, 9वां और 10वां नियम क्रम अनुसार लिखना आ जाएगा। और विद्यार्थी आर्य समाज के 10वें नियम, 7वें नियम से 10वें नियम की व्याख्या भी स्पष्ट कर लिख पाएंगे। जब आपको 7वां, 8वां, 9वां, 10वां नियम अच्छी तरह से समझ आ गया, उसकी व्याख्या समझ आ गई, पता लग गया कि नियम में क्या बताया गया है, तो आप उनकी व्याख्या भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी नियम आप किसी की व्याख्या अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपको वह नियम दोबारा से पढ़ना है, याद करना है, सुनना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे नियम अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।